सो बेटा डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी बस हो ही गए, बस दो डिसेबल कर दो बस। Dear children, once again very good morning to you all and welcome you all beta. So we are to begin with, thank you ji sir, thank you. बेटे we are to begin with the revision part. इसको बेटे डोर को क्लोज कर लो. This is 23rd today and हम रिवीजन कर रहे थे बेटा. ये थोड़ा ब्लर लग रहा है स्क्रीन. यस अब ठीक है. सो रिवीजन वाला बेटे हम जो है चैप्टर लास्ट वाला हमने रिवाइज कर दिया था ना कंप्लीटली बेटे. तो लेट अस बेटे रिवाइज अवर चैप्टर ग्रेविटेशन बेटा. सो बेटे डियर चिल्ड्रन, रिगार्डिंग दिस चैप्टर ग्रेविटेशन, बेटे डोर क्लोज कर ले भाई, ठंड बड़ी लग रही है. हाँ तो थोड़ा सा इसको वो बेंच आगे कर दो. रिगार्डिंग बेटे ग्रेविटेशन हमारे पास जो फेमस, नाइस बेटे नाइस, थैंक यू. हमारे पास जो फेमस लॉज हैं गवर्निंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दीज इंक्लूड बेटा very important and very first of all that is between Newton's law of gravitation. बेटे स्टेटमेंट पार्ट जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, इट स्टेट्स दैट बेटा एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly dependent upon the product of their masses and inversely dependent upon the square of the distance between their centers. ये लास्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स वाला बेटा. मैं स्टेटमेंट को बेटा एक बार बोलता हूं दोबारा, फिर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूंगा बेटा. इट इज सेड दैट बेटा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पार्ट, लिख दो नहीं तो बोलो, लिख ही देते हैं. चलिए बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लिख लेना चाहिए, दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी two objects in the universe is directly dependent upon the product of their masses between and inversely dependent on square of the distance between their centers. Square of the distance between their centers between. जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटे, इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे इनवर्सली स्क्वायर पे डिपेंडेंट है. ये बात कही गई है स्टेटमेंट पार्ट में. इमेजिन करो बेटे, वी हैव दीज टू ऑब्जेक्ट्स विद अस. एक ऑब्जेक्ट हमने कैपिटल एम मास इमेजिन कर लिया बेटा. सेकंड ऑब्जेक्ट बेटे लेट इट बी हैविंग मास से स्मॉल एम, देखने में छोटा सा, थोड़ा छोटा भी लग रहा है. एंड लेट स्मॉल आर बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बेटा. और small r is the distance between their centers between this way. अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है हमें
that force F is directly dependent upon the product of their masses बेटा, एक का मास मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट बेटा। देन बेटा इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली स्केयर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ये इनके बीच में डिस्टेंस r के बराबर का है। ये जो दोनों बेटे आपके पैरामीटर्स हैं इनको कंबाइन कर लीजिए। F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपॉन r स्केयर हो गया बेटा। अगर मैं इस साइन को हटा दूं तो मेरे पास कौन सी चीज आएगी बेटे, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा। सो आई विल हैव कैपिटल G m अपॉन r स्केयर, इट विल बी देयर बेटा। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए बेटा। फिर से देखो बेटे एक बार, ये कहा गया है कि इनके बीच में जो फोर्स है इनके मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। ये प्रोडक्ट हो गया मासेस का, और ये इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक, इस के स्केयर पर इनवर्सली डिपेंड हो गया। अब मैंने कुछ भी नहीं बेटे किया, इसको और इसको इकट्ठे कर लिया, जोड़ दिया, जोड़ना नहीं मतलब इनको एक जगह कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करके ये चीज बन गई। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन मैंने हटा दिया, इसकी जगह पे मेरे पास आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। ठीक हो गई बात बेटे। कैपिटल G जो है आपका बेटा, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेट मी फर्दर एक्सप्लेन दिस टू यू बेटा। जो आपका कैपिटल G है बच्चों, ये यूनिवर्सल कैपिटल G इज बेटे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा। अब बेटे डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कैपिटल G की, याद है आपको कि भूल गए हो? बोलो पुत्र। 6, हाँ जी, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा बेटे देखिए, कई बार हमें ये यूनिट्स जो है ये याद नहीं रहते, हमें इन यूनिट्स को इतना मतलब याद रखने की, याद करने की इंटेंशनली जरूरत भी नहीं है, आप इसको यहीं से बना सकते हो यूनिट्स को। लेट मी टेक दिस बेटा एज सच। एफ आपके पास था G m अपॉन r स्क्वायर था, r स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, इट विल बी f r स्क्वायर, दिस इज G m हो गया जी। ये m और m को भी मैं इस तरफ ले आता हूं बेटे, मेरा G एक साइड पे रह जाएगा। आई विल गेट f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m इंटू m इज इक्वल टू कैपिटल G। इतनी बात बेटे क्लियर है? अब बेटे देखो, आपको सारे इनके जो यूनिट्स हैं उनका पता है। एसआई सिस्टम में फोर्स जो है इसको आप न्यूटन में मेजर किया करते हो ना बेटा। आइए फोकस करें जरा बेटा। इन एसआई सिस्टम आपका जो फोर्स है ये न्यूटन में होगा बेटा, और जो आर है ये बच्चों मीटर्स में होता है। ठीक है जी। अब आर का स्केयर होगा तो ये मीटर स्केयर हो जाएगा अपने आप, और मास जो है ये बेटा केजी में होता है। इसमें मैं सारी वैल्यूज डालने जा रहा हूं। लेट अस फोकस अपॉन दिस। कैपिटल G बन गया जी, फोर्स था बेटे न्यूटन, ठीक है, और बेटे आर का स्केयर है, इट विल मीन दैट कि ये आ जाएगा मीटर का स्केयर। ठीक, और डिनोमिनेटर में किलोग्राम इंटू किलोग्राम कितना हो गया बेटा? किलोग्राम का स्केयर। वेरी गुड। इसको ऊपर ले जाइए, आपके पास G बन गया न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। तो ये तरीका है आपके यूनिट्स को बनाने का। आप यूनिट्स को बेटे यहां से डिराइव कर सकते हो, इजीली बना भी सकते हो। तो इसमें, हाँ जी बोलो बेटे, कौन सा बेटे? m इक्वल टू केजी नहीं है, m का यूनिट केजी है मास का। m इज नॉट इक्वल टू केजी। मैंने यहां लिखा है कि एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम,
इनको सबको मैंने यहां इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और मेरे पास बेटे कैपिटल जी आ गया। क्लियर हो गया ना? एक बेटे इस पे बेस ना मैं छोटा सा पहले नोट करना है, करो बेटे करो। ये वाला इधर वाला हो गया, डू इट फास्ट बेटे, डू इट फास्ट। कई बार बेटे आपको ना छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। मैं न्यूमेरिकल एक इसके ऊपर बेस्ड आपको बेटे इंडिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। वो कह देंगे कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects if the distance between their centers is doubled। जो दो ऑब्जेक्ट्स बेटी हमने किए थे ना, डिस्कस किए थे, उनके बीच में जो डिस्टेंस उसको डबल कर दिया गया है। मास के बारे में उसने कुछ नहीं कहा एग्जामिनर ने, इसका मतलब है कि मास चेंज नहीं हुआ होगा। न्यूमेरिकल बच्चों फिर से एक बार सुनिए, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डबल्ड। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस पहले 2 मीटर था, अब कितना हो गया? पहले अगर 2 मीटर है तो अब कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तो अगर पहले 4 मीटर है अब कितना हो गया? बहुत बढ़िया। दिस इज द मीनिंग ऑफ डबलिंग द डिस्टेंस विद। तो आइए इसको बेटे एक बार आपको मैं समझा दूं, ध्यान से नोट कर लेना और साथ साथ लिख लिया करो बेटे स्टेप्स सारे, इन ऑर्डर टू सेव सम टाइम। बेटे साथ साथ समझ भी लेते हैं, साथ साथ नोट भी कर लेते हैं। लेट अस फोकस अपॉन दिस। ये हमारे पास बेटे दो ऑब्जेक्ट्स, इसका मास मान लो m1 और दूसरे का मास इमेजिन कर लो बेटे m2, एंड दोनों के बीच में सेपरेशन हो गई r। ठीक है जी, कभी इसको डबल नहीं किया हमने। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बन गया? g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर हो गया बेटा। अब जब डिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेट अस सी बेटे व्हाट हैपेंस। ये मास m1 आपका, तो ये देखो जरा डिस्टेंस डबल लग भी रहा है कि नहीं? लग रहा है, गुड। तो इसको डिस्टेंस को मैं r डैश कह देता हूं। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r है। हाँ हाँ डबल हो गया ना, 2r या ट्वाइस ऑफ r बेटे। चलें जी आगे। अब अगर डिस्टेंस बदल गया तो फोर्स भी बदलेगी। अगर फोर्स बदलेगी तो लेट अस इमेजिन दिस फोर्स इज f डैश। अगर आप डिस्टेंस को r डैश कह रहे हैं तो फोर्स को भी f डैश बोल देना चाहिए भाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r डैश, इसका बेटा स्क्वायर। ठीक, क्लियर पुत्र? r डैश की ये वैल्यू यहां पुट कर दो। आइए देखें फिर क्या हमें मिलता है। g m1 m2, r डैश आपका 2r के बराबर था, ये हमने इसका कर दिया जी स्क्वायर। बेटे 2r का स्क्वायर कितना होगा? हाँ 4r स्क्वायर। वेरी गुड भाई, आपको तो देखो कितना अच्छे से आता है। f डैश इज g m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। ये 4 को मैं थोड़ा सेपरेट कर लेता हूं, अलग लिख देता हूं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिटिल बिट मॉडिफिकेशन बेटे इसमें कर देता हूं। f डैश बच्चों देखो, ये मैंने 4 अलग कर दिया, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये चीज आपको कहीं देखी नहीं लगती है? यस वेरी नाइस, ये तो सामने ही पड़ी है, देखो है ना। तो फिर हम इसकी जगह इसको लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो लिखो फिर बच्चों, अगर नहीं प्रॉब्लम तो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स f। आपका जो नया फोर्स है दिस इज 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द फोर्स। क्लियर हो गया बेटा? हाँ हाँ बेटे करो नोट। इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट है ग्रेविटी का,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द केस ऑफ अर्थ कितना होगा, स्मॉल जी क्या है और कैसे वो वेरी करेगा। लेट अस फोकस अपॉन दैट ऑल बेटे। ये रब कर दो बेटे इधर वाला पार्ट में। ओके बेटा, लेट अस हैव स्मॉल जी एंड इट्स वेरिएशन। बच्चों देखें करके, ये भी हो गया बेटा, कर लीजिए नो प्रॉब्लम। स्मॉल जी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे। बहुत ही ध्यान से बेटे सोचेंगे, देखेंगे और लिखेंगे भी साथ साथ, ऐसे बैठेंगे नहीं खाली। इमेजिन करिए ये आपका अर्थ है। अर्थ का बेटे, अर्थ का रेडियस का आपको वैल्यू याद रहना चाहिए हमेशा। अर्थ का जो रेडियस होता है 6.4 10⁶ मीटर्स के बराबर होता है। और मास याद है आपको? नहीं याद। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये सेंटर है अर्थ का, ठीक जी। अर्थ की सरफेस में बिल्कुल यहाँ पे आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इमेजिन किया जिसका मास स्मॉल m है। अर्थ का मास हमने कैपिटल M सपोज कर दिया। वैल्यू हमें पता है, अर्थ के मास की वैल्यू पता है, वैल्यू इसकी भी पता है जो हमने रखा है, क्योंकि हमने ही तो रखा है। सो अब इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखवाओगे मुझे बेटे, कितना बनेगा भाई? आप लिखवाओगे बेटा? इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा? F इज इक्वल टू, हाँ अब m1 m2 तो यहाँ पे है नहीं, ये तो m है और स्मॉल m है। वेरी गुड वेरी गुड, इट मीन्स कि अब आपको आ गया है। फिर देखो है नाइस, GM अपॉन R का स्क्वायर हो गया। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 कह दूं बेटे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल एन मास का ऑब्जेक्ट है। सपोज कर दो बेटे मैं यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ, आप अपने बेंचेस पे बैठे हुए हो। हमको सबको अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, और वो फोर्स आप बता सकते हो कितनी है? F इज इक्वल टू व्हाट? अरे नहीं, वो तो G है ना, फोर्स मैं कह रहा हूँ। Force with which everything is attracted towards the center of the earth. F is equal to mass into acceleration due to gravity. ठीक है जी? F is equal to m into G. वेट को ही बोलते हैं। समझ आ गई बात बेटे? इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। कंपेयर कर दीजिए दोनों को, आपके पास बन जाएगा mg is gmm अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चों स्मॉल m कट गया, कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको स्मॉल g दे देगा। अब बेटे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो रेडियस है ना अर्थ का, जैसे हम इसको ये स्फीयर बना दिया हमने, अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, अर्थ का शेप थोड़ा सा बेटा फ्लैटेंड है। आइए थोड़ा मैं जी की वेरिएशन की बात करूं बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी को कौन कौन से पुत्र फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ये अर्थ आपका असल में स्फीयर नहीं है बिल्कुल परफेक्ट, अर्थ कुछ इस तरीके का है ऐसे, ये थोड़ा सा फ्लैट है और कुछ इस तरीके का आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये अगर आप इसको फर्दर देखो बेटा तो ये आपका जो है इक्वेटोरियल रेडियस कहलाता है। इक्वेटोरियल रेडियस, इसको आप आर इक्वेटोरियल कह सकते हैं। ये पोलर रेडियस कहलाता है, पोलर रेडियस। आप इसको आर पी बोल दोगे, पी सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, थोड़ा नीचे लिखना है। अब बेटे देखो
कि जो पोलर रेडियस है आपकी अर्थ का वो इक्वेटोरियल रेडियस के बराबर नहीं है। जो इक्वेटोरियल रेडियस है ये पोलर रेडियस से थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम देखें एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो जो इक्वेटोरियल रेडियस है, मतलब इस तरफ जो ये वाला है रेडियस, ये इस रेडियस से 21 किलोमीटर बड़ा है। मैं यहां पे लिख देता हूं आर इक्वेटोरियल, ये आर पोलर में 21 किलोमीटर आप ऐड करोगे तो उसके बराबर बनता है। ठीक है जी, 21 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ इक्वेटोरियल रेडियस जो है आर इक्वेटर जो है ये आर पोल से बड़ा हो गया, फिर तो बड़ा ही हुआ ना बेटा, क्योंकि वो 21 किलोमीटर ऐड करके बन रहा है। अब अभी अभी हमने बेटे जी किया था, स्मॉल जी, इट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर किया था ना बेटा, अभी अभी तो डिराइव किया है। अब मैं जी की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं पोल पे, यहां पे। तो जी की वैल्यू बच्चों पोल पे मेरे पास बन गई जी, मास में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, रेडियस की जगह पे मैंने कौन सा रेडियस लिखा, पोलर रेडियस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो इसके बाद मैं जी इक्वेटर पे निकाल लेता हूं, दिस इज माय इक्वेटर। अब मैं इसमें क्या पुट करूंगा, कौन सा आर पुट करूंगा? अरे बेटे ये आर की जगह मैं क्या लिखूं, आर इक्वेटोरियल। यहां पे आर पोलर लिखा है ना, तो इसमें ये इक्वेटर वाला रेडियस लिख देंगे, बात खत्म। दिस इज जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों 1 को 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, आइए देखें फिर क्या बनता है। 1 डिवाइडेड बाई 2, वी विल हैव जी एट पोल्स डिवाइडेड बाई जी एट इक्वेटर। ये बन गया जी जी एम अपॉन आर पोल स्क्वायर, आर इक्वेटर का स्क्वायर अपॉन जी एम। ये जी एम से जी एम कट गया। देखो जरा ये स्टेप समझ में आता है, आया समझ के नहीं बेटे? वो इसको उल्टा करके लिख दिया, ठीक है? हाँ जी बेटे बोलो, समझ आ गया भाई? चलिए फिर आगे चलते हैं। इसको मैं स्टेप को कुछ इस तरीके से बेटे लिख देता हूं, जी एट पोल डिवाइडेड बाई जी एट इक्वेटर, दिस इज आर इक्वेटर का स्क्वायर अपॉन आर पोल का स्क्वायर। देखो तो कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही? नहीं लग रही, बहुत बढ़िया। जी एट पोल, जी एट इक्वेटर, इसको बेटे मैं अगर ऐसे लिख दूं तो इसमें कोई खराबी वाली बात तो नहीं? ऐसे अगर कर दें तो नहीं। अच्छा ये बड़ा है कि ये बड़ा है बताइए, ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला? ऊपर वाला बड़ा। अगर बड़ी चीज को छोटी से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में आपको नंबर 1 से बड़ा मिलेगा कि छोटा? बड़ा मिलेगा। किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 1 से बड़ा होगा वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इट विल मीन दैट आपका जो बेटे राइट हैंड साइड है ये 1 से बड़ा हो गया। फिर समझ आ गया ना पुत्र? तो ये बन गया जी एट पोल, जी एट इक्वेटर। ये बड़े को तो ऐसे लिखते हैं, फिर ग्रेटर देन 1 करके ऐसे लिखोगे आप। इसको इधर ले जाएं, यहां ऐसे कह लो, इधर भी मैं जी इक्वेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी कर देता हूं, जैसे भी आपको ठीक लगे। जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर। इसका मतलब है जी की वैल्यू पोल पे इक्वेटर के कंपैरेटिवली क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। इसको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, आइए देखें फिर क्या मिलता है हमें। अभी 1 मिनट रुकना पड़ेगा, चलिए। हाँ हाँ करो बेटे, नोट कर लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर लो आराम से कर लो। और बाकी बच्चे बेटे आप क्लियर हो गया अभी गुड़िया? चलिए इधर। अब देखो बेटे मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको
और इसको भी उसी मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात बन गई। अच्छा, मास इंटू जी क्या होता है? एम इंटू जी। हाँ, वेट नहीं होता, फोर्स और वेट एक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यस, याद आ गया आपको, है ना। वेट एट पोल्स इज मोर देन द वेट एट द इक्वेटर, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। समझ आ गई बात बच्चों, सारे बच्चों को? ये भूमिका मुझे दिख रही है स्क्रीन पे, इज इट क्लियर टू यू? भूमिका, गुड बेटे, गुड। चलिए बेटे, इसके बाद मेरे पास है जी की वेरिएशन हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। करें स्टार्ट? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कर लोगे आराम से? चलिए देन बेटा, वी हैव, बेटे न्यूमेरिकल एक नहीं, आपको बहुत करवाने हैं, कभी थोड़ा इसको कनेक्टिंग टॉपिक है, खत्म कर लें, है ना। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट लिख लो बच्चों, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। ये मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, इसलिए बेटे मैं थोड़ा कह रहा हूं कि इसको आज काम को खत्म कर दें, फिर न्यूमेरिकल एक दिन न्यूमेरिकल पे भी लगा देंगे, चिंता नहीं किया करो आप। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट बेटा, आओ बच्चों देखें हाइट के साथ आपका जी कैसे वेरी करेगा। जरा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये आपका अर्थ है, अर्थ का मास का आप कैपिटल एम लिखते हो, ये आपके अर्थ का रेडियस है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। आपकी अर्थ की सरफेस पे कोई छोटी सी चीज पड़ी है जिसका मास स्मॉल एम है। आपने जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ GM अपॉन आर स्क्वायर निकाल रखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, इस मास को यहां से उठाया और इसको ऊपर को लेके जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इमेजिन हम यहां पहुंच गए। और ये जो हाइट है अर्थ की सरफेस से, ये h के बराबर है, ये हमने मान लिया, ठीक है जी। और ये हाइट थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है, इट इज इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ के रेडियस का आधा कह लो, उसका 1/4 कह लो, 1/10 कह लो, चलो बहुत कदम नहीं कहें हम। सो जी की वैल्यू यहां पे अब कितनी होगी? जी की वैल्यू एट ए हाइट h, ये GM, बड़े वाला m क्या था? यस, बड़े वाला m किस क्या चीज है? ये अर्थ का मास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। तो r की जगह पे मैंने क्या लिखा? r प्लस, ये देखो अब डिस्टेंस इतना हो गया, कितना हुआ ये? हाँ बिल्कुल, r प्लस एच आएगा, r प्लस एच ही है तो वही आएगा, इसको 2 नंबर इक्वेशन बोल दें। अब देखो बच्चों, मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं। क्यों मैं 2 की क्यों 1 से करूंगा? क्योंकि मुझे जी एट ए हाइट एच निकालना है। अगर मैं 1 को 2 से करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर मुझे वो उसको रीशफल करना पड़ेगा टर्म्स को। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, मैं 2 नंबर इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूं। जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी, जरा ध्यान से देखिएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन जी एम इज गेटिंग कैंसल्ड। एनी डाउट? क्लियर? चलिए आगे, अगर क्लियर है तो फिर जी एट ए हाइट एच अपॉन जी, ये बन गया आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर। देखो बच्चों, क्लियर है? इसके बाद ये स्टेप आ गया ना। अच्छा मुझे बताओ जरा ध्यान से देख के, राइट साइड पे ऊपर वाली चीज बड़ी है कि नीचे वाली? नीचे वाला सारा चीज बड़ी है। अगर आप छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टिंग नंबर कैसा आएगा? 1 से बड़ा कि छोटा? 1 से कम आएगा। इस बार बड़ा थोड़ी आएगा क्योंकि नीचे बड़ी चीज है। सो इट विल बी लेस देन 1, जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी। इसको जी को उधर ले जाएं, ले जाना चाहिए। g at a height h is less than g, so this is how your g varies। हाइट के साथ g की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। अगर इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, इधर करता हूं, यहाँ पे काफी स्पेस है,
mass of the object into g at a height h, this is less than mass of the object into g on the surface. ठीक हो गई बात बेटे? तो मास इंटू जी क्या होता है? अभी अभी किया था। W को क्या कहते हैं? वेट. दिस इज वेट एट ए हाइट h लेस देन द वेट ऑन द सरफेस. इसका मतलब है जैसे जैसे हम हाइट अटेन करते जाते हैं चीजों का वेट क्या होता जाता है? कम होता जाता है. बहुत बढ़िया जी. चलें आगे. अब डेप्थ के साथ वेरिएशन भी कर लें साथ ही साथ. चलिए देन वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ. मैं हेडिंग बदल देता हूं, आप भी अपना नया हेडिंग लिख लो. वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ. बेटा लिख लिख के काम किया करो, फिर आपको कभी भी बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर लिख के नहीं करोगे फिर दिक्कत आएगी. जी विद डेप्थ करें स्टार्ट. हाँ जी भाई बेटे इधर इमेजिन करो ये आपका अर्थ है, ठीक है जी. और अर्थ को हम स्फीयर मान रहे हैं, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि स्फीयर है ये, और बीच में से ये खाली नहीं है. ये जैसे मैंने सर्कल सा बना दिया है, ये वैसे आपको समझाने के लिए है. इट इज ऑल फिल्ड. ये रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है स्मॉल m मास का, अर्थ का मास कैपिटल M. देन g ऑन द सरफेस हमने किया था gm अपॉन r के स्क्वायर के बराबर. अच्छा बच्चों मुझे बताओ कि डेंसिटी क्या होती है? पता है आपको? डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम. ये ठीक बोल रहा है. गहराई नहीं कहना हमने, गहराई कुछ और चीज बन गई. डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर कितना क्लोजली पैक्ड है, कितना ज्यादा डेंसली पैक्ड है. नहीं, वॉल्यूम बच्चे अलग चीज है. मतलब कितने वॉल्यूम में कितनी चीज पैक की हुई है, ये समथिंग लाइक दैट. तो डेंसिटी जो होती है ना बेटे, जैसे आपने बताया है डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है. ठीक है. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनना. अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे डेंसिटी थोड़ी है. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते जाते हैं अर्थ की डेंसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है. आप लोगों ने लोअर क्लासेस में या अदरवाइज पढ़ा होगा, अर्थ को बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. अर्थ का क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट की डेंसिटी सबसे कम होती है, मेंटल की उससे ज्यादा, और अर्थ की कोर की सबसे ज्यादा. और अर्थ की कोर पे टेम्परेचर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है, चारों तरफ से प्रेशर है. उसकी वजह से क्या है कि मैटर बहुत डेंसली पैक्ड होता है. अब हम बेटे यहाँ पे क्या करते हैं कि अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के मेंटल में और अर्थ की कोर में जितनी भी जी की वैल्यू आए उन तीनों का एवरेज ले लिया. एवरेज कैसे लेते हैं? तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे. तो मैं कह देता हूं कि डेंसिटी जो रो है, रो, इसको रो बोलते हैं. ठीक है जी. ये जो डेंसिटी है ना, ये एवरेज डेंसिटी है, आम डेंसिटी नहीं है ये. दिस इज एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज. समझ आ रही है पुत्र? मास को m लिखेंगे, वॉल्यूम को v लिखेंगे. ठीक. और वॉल्यूम को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? मास मिल जाएगा ना. ये बन गया. अच्छा पुत्र मुझे एक बात बताओ, आपने स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ा है कभी कि नहीं? कितना होता है? बस पढ़ा, ये याद नहीं होगा ना? है अभी पढ़ा था बेटे. स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. याद रखिएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी. स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब. आपको मैथ में आपने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा. अच्छा पढ़ लिया है, फिर तो आपको याद होना चाहिए भाई. चलिए इसमें पुट कर देते हैं. मास बन गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बन गया जी मास. अब ये मास की कीमत मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं, और आइए देखें ये पुट करके हमें क्या मिलता है. जी बन जाएगा
कैपिटल G अपॉन आर स्क्वायर। इस m की जगह पे मैं क्या लिखूंगा अब, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये आ गया जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो कर दें। अच्छा देखना जरा बच्चों, ये नीचे 2 पावर है, ऊपर 3 पावर है, कितनी पावर रह गई, 1 रह गई। तो देखो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। 4/3 पाई जी आर रो, समझ में आता है, ठीक। देन बेटे अब जरा आ जाइए इधर, अपनी डायग्राम पे आ जाइए वापस मुड़ के। इधर देखो, यहां पे हमने एक ना होल ड्रिल किया अर्थ के अंदर की तरफ, और जरा ध्यान से देखना बेटे, अब ये आपने इतना बड़ा होल बना दिया ये, और आपका ऑब्जेक्ट इस होल में यहां पे आ जाएगा। इस होल की डेप्थ मान लीजिए ये स्मॉल डी के बराबर है, ठीक है। तो ये फिर कितनी चीज बच गई है, ये पूरा आर था, तो ये कितना रह गया अब, ये बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो आप सारे इंटेलिजेंट हो गए हैं। इसको देखो, इतने स्फीयर का अब हमें मास भी निकाल लेना है। इतने स्फीयर का मास कितना, कैसे निकालोगे, जिस जगह आर लिखा है वहां क्या लिख दोगे, r-d। देखो भी आपने सारा कर दिया काम आपने तो। देखो बेटे जब हमने ना ये होल ड्रिल किया, होल ड्रिल कर दिया, होल की डेप्थ d है, तो बाकी कितना बच गया, ये r-d बच गया ना। तो मैं अगर g की वैल्यू एट ए डेप्थ d निकालना चाहूं तो इस r की जगह क्या लिख दूंगा, r-d। बहुत बढ़िया, 4/3 पाई g r-d इंटू रो। इसको 1 नंबर कह देते हैं, इसको 2 नंबर कह देते हैं। हमने तो g की वैल्यू डेप्थ पे निकालनी थी ना, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, 2 divided by 1 we will have g at a depth d divided by g। बच्चों ध्यान से देखिए, r-d इंटू रो 4/3 पाई जी आर रो। ये देखो बेटा ये टर्म्स कैसे कट गई है, ठीक है, समझ आ गया भाई, बोलो बच्चों बोलो, ओके। तो देन वी विल राइट g एट ए डेप्थ d अपॉन g, r-d अपॉन r आ गया। ये देखना जरा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट इस ऐसे करें बेटे, r इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इधर देखो बढ़िया जरा, r इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है ना। तो मैं इसको बेटे अगर ऐसे लिख दूं तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, है ही नहीं मुश्किल, ये है ही आसान। तो वी विल हैव दिस टू बी इक्वल टू, देखो r से r आपका कट गया, g एट ए डेप्थ d अपॉन g 1 - d बाई r आ गया। इसको उधर ले जाएं, g को, g एट ए डेप्थ d इज g 1 - d बाई r। सो दिस इज हाउ योर g वेरीज विद द डेप्थ। कोई मुश्किल लगा, इसको 2 बार लेके देखना घर जाकर, तब ये आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। अब एक स्टेप इसके बाद में और लिख दूं, अगर दोनों तरफ अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें क्या मिलेगा, अरे होए, मास को जी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम थोड़ी, हाँ जी, क्या मिलेगा, अच्छा मास को जी से मल्टीप्लाई करके क्या मिला था, m इंटू जी करके, हाँ अरे देखो बेटे मास से मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू जी एट ए डेप्थ d, m इंटू जी इधर भी m से, हाँ वेट मिलेगा, लेट याद आया आपको है, इसको वेट एट ए डेप्थ d, वेट ऑन द सरफेस 1 - d बाई r, इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा। सो विद दिस बेटा बेल हैज गॉन, टाइम इज ओवर, सो वी विल बी मीटिंग टुमारो। थैंक यू ऑल बेटा, हैव ए नाइस डे अहेड।